आज का हमारा विषय है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। ठीक है, इससे पहले हम बता चुके हैं व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, और उसमें केंद्रीय उच्चिष्ट और उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है विवर्तन में। और व्यतिकरण में क्या था, फ्रिंज निकाला था, फ्रिंज की चौड़ाई निकाला था, ठीक है, फ्रिंज की स्थिति निकाला था, और दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के बारे में बताया था। ठीक है, आज बात करते हैं व्यतिकरण और विवर्तन। तो एक तरफ हम व्यतिकरण लिखते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। हमने क्या बताया था कि व्यतिकरण में क्या होता है, जो समान आवृत्ति की आवृत्ति की तरंगें होती हैं, समान आवृत्ति की दो तरंगें होती हैं या दो से अधिक, जो क्या होती है एक ही दिशा में गतिशील होती है, एक ही दिशा में गतिशील होती है, तो उनके अध्यारोपण से जो घटना होती है उसे हम व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, व्यतिकरण बोलेंगे। अब इसमें क्या है, विवर्तन में जब एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीय तरंगाओं का अध्यारोपण होता है, जब एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीय तरंगाओं का अध्यारोपण होता है तो वहां पर क्या होता है, विवर्तन की घटना होती है। क्या होता है, जब एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीय तरंगाओं का अध्यारोपण होता है तो विवर्तन की घटना होती है। ठीक है, अगला क्या है, अगर व्यतिकरण की बात करें तो अगर व्यतिकरण में आयाम, दोनों तरंगों का आयाम क्या है, समान है, दोनों तरंगों का आयाम समान है, तो इसमें जो अदीप्त फ्रिंज होगा उसकी तीव्रता शून्य होगी। शून्य क्यों होगी, हमने फिगर बनाया था, ग्राफ बनाया था इस तरीके से, ऐसे एक तरंग ये था, एक तरंग ये प्लस था, ये माइनस था, और ये दूसरी तरंग थी इस तरीके से, ये माइनस, ये प्लस। तो क्या हुआ, यहाँ पर तीव्रता क्या मिल रही थी हमको, आयाम जो मिल रहा था न्यूनतम मिल रहा था, ये A1 था और ये A2 था। ये पहले तरंग का आयाम A1 था, दूसरे तरंग का आयाम A2 था। तो यहाँ पर जो आयाम मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, A1 माइनस A2, यानी ये मिलकर क्या हो जाएगा, इसका विनाश करेगा और ये इसका विनाश करेगा तो क्या, तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, तीव्रता न्यूनतम होगी, अदीप्त फ्रिंज मिलेगा। तो हमने क्या कहा, अगर आयाम, ये दोनों आयाम है ना, अगर इसका भी आयाम 10 हो, मान लेते हैं, और इसका भी आयाम 10 हो, हमने क्या कहा, जब आयाम सेम होगा, आयाम समान होगा, तो अदीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता होगी क्या होगी, शून्य होगी। कैसे, ये A1 माइनस A2 है, अगर हम दोनों ले लें, इसका भी आयाम 10 ले लें, इसका भी आयाम 10 ले लें, तो 10 माइनस क्या हो गया, आयाम 0 हो गया। आयाम 0 हो गया तो तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। तो क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। तो जब ये 0 हो गया तो I जो हमारी तीव्रता होगी किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन विवर्तन में क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य नहीं होती है। ठीक है, तीव्रता शून्य नहीं होती है। अब इसमें दीप्त फ्रिंज की तीव्रता जो होती है समान होती है, दीप्त फ्रिंज की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। लेकिन इसमें क्या है, दीप्त फ्रिंज की तीव्रता असमान होती है। और इसमें जो हमारा कल हमने बताया था केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो तीव्रता होती है अधिकतम होती है, लेकिन अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती है, घटती जाती है। और एक चीज लास्ट पॉइंट इसका बताते हैं, क्या होता है कि जो इसकी चौड़ाई होती है, इसमें दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, मतलब फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। उस दिन हमने कराया था दीप्त और अदीप्त फ्रिंज दोनों जो चौड़ाई निकली थी, क्या निकली थी, सेम निकली थी ना। क्या निकल गया था, डी लैम्डा पान डी और डी लैम्डा पान डी, दोनों में, दीप्त और अदीप्त में। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रिंजों की चौड़ाई असमान होती है, और जो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट होता है उसकी चौड़ाई जो होती है अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई की दोगुनी होती है। ये इतने पॉइंट हम इस पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब समान आवृत्ति की दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में
की दिशा में गतिशील होती है तो, गतिशील होती हैं तो उनके अध्यारोपण से, उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। ठीक है, उनके अध्यारोपण से क्या होता है? व्यतिकरण। अध्यारोपण मतलब मिलना, अध्यारोपण मतलब मिलना। तो उनके अध्यारोपण से जो घटना होगी, मतलब कि जो समान आवर्ती की दो तरंगे हैं और एक ही दिशा में गतिशील हैं, तो उनके अध्यारोपण से जो घटना होगी उसे हम व्यतिकरण कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, जब एक ही तरंगाग से उत्पन्न तरंगे उत्पन्न द्वितीय तरंगे, उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं, जब एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीय तरंगिकाएं अध्यारोपित होती हैं तो, अध्यारोपित होती हैं तो विवर्तन की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है। ठीक है, जब एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीय तरंगिकाएं अध्यारोपित होती। अगला पॉइंट इसमें आता है कि जो है आयाम, मतलब कि तरंगों का आयाम समान होने पर अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। हमने क्या बताया था, जो आई है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर दोनों क्या है, तरंगे हैं, दोनों तरंगों क्या हो जाए, आयाम शून्य हो जाए, मतलब आयाम समान हो जाए। हमने निकाला था जो दो तरंगे थी जिनका आयाम a1 a2 था, तो तरंगे किस प्रकार से थी, इस तरीके से और इस तरीके से। ये इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस आपस में मिलकर क्या कर रहे थे, एक दूसरे का विनाश कर रही थी। तो वहाँ पर आयाम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। आयाम कितना आ रहा था, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। अगर यही आयाम हम क्या कर दें, a1 बराबर a2 कर दें, a1 बराबर a2 कर दें, तो इसकी जो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता होगी वो शून्य होगी। अदीप्त फ्रिंज कब आता है, अदीप्त कब प्राप्त होता है, जब तीव्रता कम होती, तीव्रता न्यूनतम होती तो अदीप्त मिलता है, उसे हम विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होगा, अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता क्या होगी, शून्य मिलेगी। आयाम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, a1 माइनस a1 0। और इसमें क्या आया कि जो है अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती। ठीक है, ये इसमें हो गया, अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य नहीं होती है। दूसरा, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता असमान होती है। ठीक है, असमान होती है और इसमें एक केंद्रीय उच्छिष्ट होता है, उच्छिष्ट होता है जिसकी तीव्रता अधिकतम
होती है और अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता घटती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? दीप फ्रिंजों की तीव्रता असमान होती है। इसमें किसमें? विवर्तन में। इसमें एक केंद्रीय उच्चिष्ट होता है जिसकी तीव्रता अधिकतम होती है और अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता घटती जाती है। कहने का मतलब हमने कल ग्राफ बनाया था इस तरीके से, ये यहाँ पर हमको क्या मिला था? केंद्रीय उच्चिष्ट मिला था, ऐसे मिला था। ये केंद्रीय उच्चिष्ट मिल रहा था और ये मुख्य उच्चिष्ट था, गौड़ उच्चिष्ट। क्या था? गौड़ उच्चिष्ट था। ये निम्निष्ठ है, ये क्या है? दोनों निम्निष्ठ है। ये गौड़ उच्चिष्ट, ये मुख्य उच्चिष्ट था। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो तीव्रता थी कितनी थी? मैक्सिमम थी, अधिकतम थी। मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता क्या थी? अधिकतम थी ना। लेकिन इसकी तीव्रता यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। यानी अन्य जो उच्चिष्ट होंगे उनकी तीव्रता क्या होगी? घटती जाएगी। यहाँ से कुछ कम, यहाँ से कुछ कम, ऐसे घटती जाएगी। ठीक है, यहाँ से कुछ कम, यहाँ से कुछ कम, ऐसे घटती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? केंद्रीय उच्चिष्ट होता है जिसकी तीव्रता क्या होती है? तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता यहाँ पर क्या है? अधिकतम होती है और अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता क्या है? घटती जाती है। तीव्रता घटती जाती है। अब अगला पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट लिखते हैं, जो हमारा होता है फ्रिंज। फ्रिंजों की चौड़ाई समानता समान होती है, समान होती है। ठीक है, फ्रिंजों की चौड़ाई समानता समान होती है। फ्रिंजों की चौड़ाई असमान होती है, असमान होती है। और जो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट होता है तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई से दोगुनी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में गतिशील होती है तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। इसमें क्या है? जब एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीय तरंगाएं अध्यारोपित होती है तो विवर्तन होता है। ठीक है, आयाम समान होने पर अधिक फ्रिंज की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। यहाँ पर दीप फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। ठीक है, यहाँ पर दीप फ्रिंजों की तीव्रता असमान होती है। इसमें एक केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, बताया ना अभी, केंद्रीय उच्चिष्ट होता है जिसकी तीव्रता अधिकतम होती है और अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, फिगर में हमने बताया था अभी और कल वाले वीडियो में बताया था। फ्रिंजों की चौड़ाई समानता समान होती है और इसमें क्या होता है? फ्रिंजों की चौड़ाई असमान होती है तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई से दोगुनी होती है। ये हो गया व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, यदि अध्यारोपण से तैयार व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रकाश की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 को
तो उनकी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा, ये अध्यारोपण या व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रकाश की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 हो तो उनकी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है इसमें, दिया क्या है, दिया है, दे दिया है अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी आई मैक्स अपान आई मिन, आई मिनिमम, आई मैक्स अधिकतम हो गया, आई मिनिमम न्यूनतम हो गया। कितना दिया है, 9/1, 9/1। हमने फार्मूला बताया था जो है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात के लिए, क्या बताया था, फार्मूला हमने बताया था आई मैक्स अपान आई मिनिमम बराबर में क्या था, फार्मूला रहा √I1 प्लस √I2। ठीक है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटे में क्या था न्यूनतम के लिए √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या दिया है, 9/1 दिया है, तो यहाँ पर 9/1 रखें, तो 9/1 रख दिया हमने। ठीक है, और ये हो गया √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, इसको उधर भेजो, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √I1 प्लस √I2 और बटे में क्या हो जाएगा √I1 माइनस √I2। अब इसका हमने क्या किया, स्क्वायर हटा दिया ना, इसका क्या किया, स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाने इस पर रूट लगेगा, इस पर क्या होगा, रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 9/1, 9/1 होगा, 9/1। तो √I1 प्लस √I2 बटे में क्या हो जाएगा √I1 माइनस √I2। 9 को वर्गमूल 3 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो ये गुणा करेंगे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा √I1 1 से √I1 प्लस √I2 को 1 से करेंगे तो I2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √I1, ये माइनस प्लस का माइनस 3 √I2, इतना क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, I1 वाला एक तरफ लो और I2 वाला एक तरफ लो, तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो I1 को इधर भेजो या I1 वाला इधर लो, और ये √I1 है, तो √I1 माइनस 3 √I1 हो जाएगा। ठीक है, √I1 और 3 √I1 इधर लाओ, तो ये प्लस है, इधर आया माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 √2 माइनस 3 √I2। ठीक है, माइनस में 3 √I2 और ये I2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा √I2, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -2 बचेगा, -2 √I1 और बराबर में क्या हो जाएगा -4 3 1 4 √I2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, यानी √I1 इक्वल टू 2 √I2 आएगा इतना, 2 √I2, I2 इधर लाओ, तो I1 अपान √I2 बराबर क्या है 2/1। हमको निकालना क्या था, उनकी तीव्रताओं का अनुपात, मतलब कहने का मतलब क्या है, हमको निकालना ये है I1 अपान I2 निकालना है, ये हमको निकालना था। अब हमको मिल गया है √I1 अपान √I2, इसका अंडर रूट हटाओ, इसका अंडर रूट हटाएंगे क्या हो जाएगा I1 अपान I2 इक्वल टू, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2/1 का होल स्क्वायर, यानी I1 अपान I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
4/1 क्या आ जाएगा 4/1, या इसको लिख सकते हैं I1 अनुपात I2 बराबर 4:1, ये आंसर आएगा तीव्रताओं का अनुपात। क्वेश्चन दिया 2:8 के तीव्रता के अनुपात में दो कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न कर रहे हैं तो उनकी अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहते 2.8 की तीव्रता के अनुपात में कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप तैयार उत्पन्न कर रहे हैं तो उनकी अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दे दिया है क्या, तीव्रता दे दिया है, क्या दिया है I1/I2 दिया है, क्या दिया है I1/I2 दिया है, कितना दिया है 2/8 दिया है, 2/8 दिया है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि I1/I2 कितना आया 1/4। अगर यहाँ से I2 की वैल्यू निकालें क्या निकल के आएगा I2 = 4 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई, तो I2 = 4I1 आएगा, I2 = 4I1। क्या कहा हमसे निकालने के लिए कहा है I max निकालना है और I minimum निकालना है, यही निकालना है, I max निकालना है और I minimum निकालना है। जब फार्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, क्या आया था I1 + I2 + 2√I1 और √I2। यहाँ cos फाई था तो अधिकतम में तो cos फाई का वैल्यू हमने 1 रख दिया था, तो आ गया था क्या I max के लिए I1 + I2 + 2√I1 I2। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं I max = I1 का वैल्यू क्या है, I1 ही रखो इसे, और I2 जब क्या रखेंगे 4I1, क्या रखेंगे प्लस 4I1 प्लस 4I1, यहाँ क्या हो जाएगा 2√I1 ही रहने दो, इसको 2√I1 ही रहने दो, और √2 का वैल्यू क्या रखेंगे √I2 है, क्या √I2 निकालना हमको, √I2 निकालेंगे क्या कर देंगे इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा √I2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और I1 का I1 हो जाएगा, √I1 हो जाएगा। क्या किया हमने I2 का वर्गमूल निकाला तो √I2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और I1 क्या हो जाएगा √I1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखेंगे √I2 जहाँ क्या 2√I1 तो I max = क्या रहेगा, यहाँ से आ जाएगा क्या I1 + 4I1 कितना हो जाएगा 5I1 हो जाएगा, 5I1 और √I1 का √I1 से मल्टीप्लाई क्या होगा I हो जाएगा, √I1 का √I1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4I1 आएगा, 4I1 आएगा, तो I max कितना निकल जाएगा यहाँ से I max = 5 4 9 I1 कितना आ जाएगा 5 4 9 I1 आ गया, ये मैक्सिमम क्या आ गया मैक्सिमम। अगर मिनिमम निकालना है तो I min के लिए तो I1 + I2 अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 2√I1 और √I2 वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा I min = I1 को I1 ही रहने दो और प्लस I2 का वैल्यू क्या है 4I1 है, 4I1 और माइनस 2√I1
और रूट आई टू की वैल्यू क्या है, 2 रूट आई वन है, 2 रूट आई वन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई मीन इक्वल टू आई वन प्लस 4i1, i1 प्लस 4i1, ये 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 और रूट आई का रूट आई वन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, हो जाएगा। तो 4i1 से 4i1 कैंसिल, यानी क्या कितना आया, आई मीन इक्वल टू कितना आ गया, i1 आ गया, कितना आ गया, i1 आ गया। ये हमारा है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता इतनी आएगी, न्यूनतम तीव्रता इतनी आएगी। अगर इसी में कहते हैं अनुपात निकालने के लिए, क्या कहते हैं, अनुपात निकालने के लिए, यानी मैक्सिमम और अधिक, मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम का कहते हैं अनुपात निकालने के लिए, क्या कहते हैं, अनुपात। तो मैक्सिमम कितना है, 9i है, मैक्सिमम का मान कितना है, 9i, ठीक है, 9i बटे, और मिनिमम का कितना आया है, 9i1 है, और मिनिमम कितना है, i1 है। तो i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, तो i max अनुपात i min क्या निकल के आएगा, 9:1, कितना निकल के आएगा, 9:1। वैसे हमसे इसमें अनुपात नहीं कहा था, केवल अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता कहा था निकालने के लिए। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर क्या कहा है, 2:8 की तीव्रता के अनुपात में 2 कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनकी अधिकतम यानी कि आई मैक्स व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो i1/i2 दे दिया था कितना, 2/8, 2 से 2 कब 2 चौके 8, यानी i1/i2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। यहाँ से अगर i2 को वैल्यू निकालें, इसको 3 गुणा करो, 3 गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4i1 हो जाएगा। ये i2 1 से तो i2 हो जाएगा, i2 इक्वल टू 4i1। अब यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, रूट i2 की। तो इसी में हमने क्या किया, रूट i2 निकाल लिया। रूट i2 यानी कि इसका वर्गमूल करेंगे तो रूट i2 हो जाएगा, बराबर 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा, और i1 है तो इस पर रूट लग जाएगा, रूट i1 हो जाएगा, ठीक है। तो i मैक्सिमम का लिख के लिए फार्मूला क्या, यहाँ पर हमने वैल्यू रखा i1 को i1 रहने दो, i2 की जगह क्या रख दिया हमने, 4i1, i2 यहाँ पर 4i1 रख दिया, प्लस 2 अंडर रूट i1 को अंडर रूट i1 रहने दो, हमको एक चेंज करना है, ठीक है। अब क्या किया हमने, अंडर रूट 2 का वैल्यू चाहिए हमको, अंडर रूट 2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 अंडर रूट i1 है, 2 अंडर रूट i1 है। तो यहाँ पर क्या है, 4 1 5 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4, और अंडर रूट i1 का मल्टीप्लाई अंडर रूट i1 से करें तो i1 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 5 4 9 i1 हो गया। ये मैक्सिमम आया, तीव्रता मैक्सिमम आई। अब i min के लिए क्या होता है, i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 i2, उसमें माइनस लग जाता है क्योंकि cos फाई की वैल्यू हमने -1 लिया था न्यूनतम के लिए। तो i min इक्वल टू i1 और i2 की वही वैल्यू रखेंगे 4i1, i2 यहाँ क्या रखा, 4i1 रखा, माइनस 2 रूट i1 और 2 रूट यहाँ पर i2 है, रूट i2 है, रूट i2 वैल्यू क्या निकला i2 का, 2 रूट i1 निकला है, यहाँ पर हमने 2 रूट i1 रख दिया। अब ये 4 1 5 होगा, ठीक है, 4 1 5, चाहे इसको ऐसे लिख दो, i1 प्लस 4i1 और 2 दूना 4, और रूट i1 का रूट i1 से मल्टीप्लाई i1 हो जाएगा, तो 4i1 से 4i1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर i1 बचेगा, यानी कि जो न्यूनतम तीव्रता आएगी कितनी आएगी, न्यूनतम आएगी, मतलब i1 आएगी। इसमें तीव्रताओं का मान निकालने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, अनुपात भी निकाल दिया है। अनुपात क्या आएगा, i मैक्स अपॉन i min, मैक्सिमम 9i1 आया है और मिनिमम i1 आया है, तो i1 से i1 कैंसिल हो गया, तो i मैक्स अनुपात i मिनिमम कितना आ जाएगा, 9:1 आ जाएगा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये 2 झिर्रियाँ एक दूसरे से 1 mm की दूरी पर बनाई गई है और इससे एक पर्दा 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है, इससे एक पर्दा 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल ज्ञात कीजिए
यदि 500 नैनोमीटर का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, दो झिल्लियां एक दूसरे से 1 mm की दूरी पर बनाई गई हैं और इससे एक पर्दा 1 मीटर की दूरी पर रखा है। फ्रिंज अंतराल ज्ञात कीजिए यदि 500 नैनोमीटर का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। तो पहले देखो कि दिया क्या क्या है, इस तरीके से समझो। हमने जब फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना था और क्या कहते हैं यंग का रेखा चित्र प्रयोग कराया था, तो वहां पर क्या था, ये एक तरंग स्रोत था, प्रकाश स्रोत था और इसके सामने हमने एक स्लिट रखा था और उस स्लिट में 2 समांतर छिद्र किया था, 2 समांतर छिद्र किया था। तो ये जो समांतर छिद्र बना रहे थे इसको हम डी ले रहे थे, स्मॉल डी ले रहे थे ना, और इससे एक पर्दा कहाँ कैपिटल डी की दूरी पर रखा था, कैपिटल डी की दूरी पर रखा था। ये कैपिटल डी है और ये झिर्रियां जो है, जो हमारा छिद्र बनाया गया है उसकी दूरी क्या है, स्मॉल डी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल डी से। तो दिया है, क्या दिया है, स्मॉल डी इक्वल टू 1 mm, स्मॉल डी इक्वल टू 1 mm, 1 mm दिया है। इसको मीटर में चेंज करो, क्या जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। mm को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग, भी दूरी क्या दी है 1 mm। अगर mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, तो यानी 1/10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और क्या कहा है, एक पर्दा 1 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि पर्दे से स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर। कितना दिया है 1 मीटर। और क्या कहा है, यदि 500 नैनोमीटर का मतलब नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का ये रहेगा, ठीक है, 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या दिया है 500 नैनोमीटर। कितना 500 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ 500 नैनोमीटर है, तो लैम्डा क्या निकल जाएगा 500 × 10⁻⁹, 500 × 10⁻⁹। ये 2 दशमलव इसके हम लोग जो 2 जीरो हैं ये 10⁻² प्लस में बनाएगा, 10⁻² प्लस में बनाएगा और -9, 2 - 9 कितना जाएगा, लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷, लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ हो गया। अब क्या कहा है, फ्रिंज अंतराल ज्ञात कीजिए। फ्रिंज अंतराल का मतलब क्या, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज अंतराल का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमने व्यंजक क्या निकाला था, W = कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये निकाला था, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो W बराबर क्या हो जाएगा, D का वैल्यू 1 है और लैम्डा का वैल्यू 5 × 10⁻⁷ है, 5 × 10⁻⁷ है। और स्मॉल d का वैल्यू कितना है, 1 × 10⁻⁻3, 1 × 10⁻3। तो W बराबर क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁷, 10⁻⁷, 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10⁻3 को ऊपर ले जाओ, प्लस में 3 हो जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁴, क्या मीटर, क्या जाएगा मीटर। ये फ्रिंज अंतराल आएगा या फ्रिंज की चौड़ाई आएगी, कितना 5 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है।